हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनको स्कॉलर चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पिछले डिस्कशन के साथ। इन द लास्ट वीडियो हमने परफॉर्म किया था जीन सेट एनरिचमेंट एनालिसिस यूजिंग हॉलमार्क डेटा सेट। सो हॉलमार्क डेटा सेट्स के कलेक्शन में हमें 50 जीन सेट्स बेसिकली मिलते हैं। तो इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस कि कैसे डिपेंडिंग अपॉन द जीन सेट कलेक्शन जो आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि कैग, जैसे कि रिएक्टोम, विकी पाथवेज, या जो हमने लास्ट वीडियो में हॉलमार्क जीन सेट किया था, तो इसके बेसिस पे आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा वेरी कर सकते हैं। तो लास्ट हमने हॉलमार्क्स किया था, आज हम करेंगे कुछ ऑल्टरनेट पाथवे। तो आई विल कंटिन्यू विद द लास्ट फाइल। सो आई परफॉर्म GSE एनालिसिस with the same rank list. I'll just upload that rank list. So I got it uploaded and I'll just run the GACA using that rank list. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे with KEGG database. So in the last video I have told you that the gene I have taken is a cell cycle protein, and the data set from which I have extracted the data is of lung cancer data set from the TCGA study. So in the lung cancer, this gene might be involved in cell cycle, as we got G2M checkpoints during the hallmark gene set analysis. We also got MYC targets as one of the gene set. We also got oxidative phosphorylation. So these were the results of the hallmarks. But वहाँ से हमें information, one of the important information was that it is related to MYC target. तो वहाँ से हम फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट डायरेक्टली यूजिंग अ सिंगल मेथड might not be a very good decision, because let's say आप फर्दर एक मॉलिक्यूलर पाथवे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो सिंपली एक डेटा सेट के कलेक्शन को यूज़ करने की जगह आप मल्टीपल डेटा सेट के कलेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन अलग अलग टाइप में मिल सकती है। लेट्स से we can use the second, that is the C2. So C2 डेटा सेट का जो कलेक्शन था, उसमें हमें बहुत सारे फर्दर सब डिविजन मिल जाते हैं, सबसेट्स मिल जाते हैं, दैट इज KEGG, रिएक्टोम, विकी पाथवेज. So we can go for KEGG. It has got 186 gene sets. So I'll just select the KEGG pathway. So you can simply look for the KEGG. एक बात ध्यान रखने की ये है कि आप अगर इस लिस्ट को देखें और स्क्रॉल करें, तो आपको ये 9 टाइप के जीन सेट के कलेक्शन मिलते हैं। इसके बाद फर्दर इनके नाम के आगे यू विल फाइंड द करंट वर्जन. सो दीज कलेक्शंस आर वर्जन 7.4. अगर आप लेट्स से आप किसी टाइम पर इनको यूज़ करते हैं, आफ्टर सम टाइम ये अपडेट होता है, तो इसके वर्जन्स, आप पुराने वर्जन्स भी स्क्रॉल करके आप नीचे देख सकते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ योर रिजल्ट्स. तो टुडे विल यूज़ द C2, दैट इज़ C2 में फर्दर हम KEGG पाथवे करेंगे. तो C2 में एक्चुअली 2 तरीके के हैं. तो एक है कॉमन जीनोमिक परटर्बेशंस. तो in C2 you will find there are 2 types common genomic perturbations. This includes the as it says common genomic perturbations. तो इसमें एक साथ आपको बहुत सारे जीन सेट मिल जाते हैं. दिस इज like enormous gene sets, but in the second type of C2 you have got multiple subsets. तो हम KEGG यूज़ करने वाले हैं, बट हम CGP भी यूज़ कर सकते हैं. तो अभी KEGG को रन करेंगे. विल सी हाउ दिस वर्क्स. तो इसके लिए हम इसका नाम भी KEGG रखेंगे. विल जस्ट रन इट. So as I discussed earlier, it might take a little bit longer time than the hallmarks. So another thing is how to decide हमें KEGG करना है, हमें रिएक्टोम करना है, या विकी पाथवेज करना है. इस रिस्पेक्ट में एक कॉमन स्ट्रैटेजी वुड बी कि आप मल्टीपल को रन कीजिए, उसमें से देखिए कि आपके क्या इंटरेस्ट का है. इनिशियली आप रन भी लिमिटेड ही करेंगे, ऐसा नहीं कि हम सारे ही जितने भी अवेलेबल हैं उन सबको रन करेंगे. आप थोड़ा सा सॉर्ट कीजिए अपनी, दैट विल डिपेंड अपॉन योर क्वेरी. सॉर्ट करके एटलीस्ट 3 या 4 में आप अपने डेटा सेट के ऊपर रन कीजिए,
और उसमें से देखिए कि कौन सा आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे पाता है. That will eventually depends upon your query and what kind of exploration you are further interested in doing. So इसमें आपका कंप्लीट डिसाइड आप कर सकते हैं खुद से. तो अभी के लिए सो दिस इज सक्सेसफुल. विल जस्ट ओपन इट. तो इसका एक स्नैपशॉट देखते हैं. So this has given us that this is basically the negative enrichment. This is the positive enrichment. So in the positive enrichment for the KEGG, we have got spliceosome, we have got cell cycle. As I told कि ये प्रोटीन ऑलरेडी मुझे पता है कि सेल साइकिल से रिलेटेड प्रोटीन है. सो आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रोटीन है उससे एसोसिएटेड पाथवे you will definitely get at least some of your associated pathway. तो सेल साइकिल का मुझे ऑलरेडी पता है. तो दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग इफ़ आई गेट सेल साइकिल. बट आपको यहाँ पर आपको ये कंसिडर करने वाली बात है कि इससे हमें एक एविडेंस मिलता है कि जो सेलर पाथवेज हैं दे आर हाईली कोऑर्डिनेटेड. So if let's say one gene, which particular gene you are actually working upon is overexpressed, so उससे highly correlated genes होंगे वो mostly उसी pathway के genes होंगे. But this is for the case when you know what exactly your protein of interest is functioning. So in the case जब आपको पता ही नहीं है कि आपका प्रोटीन क्या काम करता है, तब ऐसे में इट विल बी मोर एक्सप्लोरेटिव रादर देन जहाँ मुझे ऑलरेडी पता है कि उसके बेसिक फंक्शन ही सेल साइकिल में इन्वॉल्व है. तो सो लेट्स से दिस यू हैव गॉट. बट स्प्लाइसोसोम में उसका फंक्शन मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था. प्रोटियोसोम में उसका फंक्शन मैंने नहीं पढ़ा था. रेप्लिकेशन, इफ़ यू आर गेटिंग लेट्स से सेल साइकिल, so most of the proteins which are involved in the cell cycle might also give you DNA replication or something related to the cell division. So these pathways will be enriched mostly altogether. So after that you have got oxidative phosphorylation. This is same as we got in the hallmark gene set. तो आप देख सकते हैं कि अगर आप अलग अलग डेटा सेट का कलेक्शन भी यूज़ करेंगे तो आपको कुछ सिमिलर रिजल्ट्स मिलते हैं, जबकि कुछ रिजल्ट्स डिफर भी कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर स्प्लाइसोसोम मिला, वहाँ पर हमें इनिशियल उसमें नहीं मिला था. तो दिस इज़ वन ऑफ द रिजल्ट. इफ़ यू गो फॉर द नेगेटिव एनरिचमेंट, तो अगर हम नेगेटिव एनरिचमेंट का स्नैपशॉट लें तो उसमें हमें ऑन द फर्स्ट यू हैव हेमाटोपोएटिक सेल लीनिएज. अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि आपने लंग कैंसर का डेटा लिया है और उसके अंदर आपकी जीन किससे एसोसिएटेड है, वो हेमाटोपोएटिक सेल्स के जीन से नेगेटिवली एसोसिएटेड है. अब इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन इज व्हेनेवर योर जीन इज बीइंग मोर एक्सप्रेस्ड इन दोज ट्यूमर्स, वहाँ पर उन ट्यूमर्स में रिलेटिवली इम्यून सेल्स के जीन्स मतलब इम्यून सेल्स कम हैं. So over expression of your gene, you can simply say over expression of this particular gene is negatively correlated with the immune cell present in the tumor, which we commonly say immune cell infiltration. So we can say this when this gene is overexpressed, the immune cells are less likely to come into the tumors. फर्दर इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है? इसकी सिंपल इम्प्लीकेशन हो सकती है कि आपका प्रोटीन हो सकता है ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट को मॉड्यूलेट कर रहा हो, और ऐसे ट्यूमर जहाँ पर आपका प्रोटीन ज़्यादा एक्सप्रेस होता है वहाँ पर इम्यून सेल्स नहीं आ पाते हों, विच इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म हाउ ट्यूमर सेल्स एस्केप the immune system of our body. So this is how we actually interpret these results. You have to go with the concepts too. Blindly you cannot just simply take the data, let's just run the pathway, जो भी आया उसको summarize कर दिया. Eventually in the publication also, if you are using gene set enrichment analysis results, you should be very careful how you are interpreting those results. ऐसा हो सकता है कि आपके सामने बहुत अच्छा एक पाथवे आपकी आंखों के सामने हो और आप जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दैट थिंग आप उसको इग्नोर कर दें. तो मेक श्योर एटलीस्ट जो आपको टॉप एनरिच्ड पाथवे मिल रहे हैं उसके बारे में स्पेशली उस पाथवे की एसोसिएशन आपके जीन के साथ क्या पहले रिपोर्टेड है, इस बारे में आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा.
So after this you have got cell adhesion on the second. So this means if you are if this gene is being overexpressed in the tumors, so the tumor are less likely to express the cell adhesion. So adhesion alteration of cell adhesion property is very common to tumors. Tumor cells अपना adhesion usually down regulate करते हैं. So they have got adhesion independent सर्वाइवल ऑल्सो. सो आप यहाँ पर भी आपको एक लिंक मिल सकता है कि कुछ इस प्रॉपर्टी में भी कुछ अल्ट्रेशन हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है इस प्रोटीन का कुछ फंक्शन हो. बट as I already know that this protein is specifically not specifically but is known to be functioning in the cell cycle, but और दूसरे पाथवे भी इससे एसोसिएटेड हो सकते हैं जैसे कि हमें यहाँ पर मिल रहा है. क्योंकि आप you can never simply imagine that something is regulating the cell cycle in the tumors, and this might also be regulating the immune cells coming into the tumor microenvironment. So इस तरीके की इंटरप्रिटेशन के लिए यहाँ पर GSA हमारी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है. तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो नेगेटिवली एनरिच्ड पाथवे है वो हमारे जो पिछले रिजल्ट जो हमें मिले थे उससे ओवरलैप उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं. और इसीलिए जो अभी हमें फर्स्ट रिजल्ट मिला था इम्यून सेल इनफिल्ट्रेशन, तो अगर आप देखें ऑन द फिफ्थ यू हैव गॉट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन. सो इम्यून सेल इन द नेक्स्ट यू ऑल्सो हैव गॉट immune network of the intestine. So this is actually you can simply say that there are multiple pathways of immune system which are actually associated with the down regulation of your protein. So क्योंकि ये negatively enriched है, so or you can simply say overexpression of your protein leads to down regulation of these pathways. लेकिन फिर भी आपको individual pathway इंडिविजुअल जो यहाँ पर आपको डेटा सेट मिला है जैसे फर्स्ट हेमेटोपोइटिक सेल लीनिएज, इसके कौन से जीन्स हैं, ये पाथवे ये जो पर्टिकुलर डेटा सेट है किसने डेवलप किया, कैसे डेवलप हुआ और इसमें क्या कंसिडरेशन थी. फॉर एन एग्जांपल लेट्स से ये डेटा सेट डेवलप कैसे होते हैं. मान लीजिए मैंने अपनी लैब में कोई स्टडी किया, मैंने कुछ सेल लाइन्स लिया लेट्स से इम्यून सिस्टम की, मैंने उनको किसी साइटोकाइन से उसको ट्रीट किया एंड देन मेरे पास दो तरीके के सैंपल हो गए, अनट्रीटेड और ट्रीटेड. उनकी मैंने सीक्वेंसिंग कराई एंड उससे मैंने एक डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन की लिस्ट बनाई कि दीज आर द जीन्स विच आफ्टर ट्रीटमेंट विद लेट्स से IL-6 गेट ओवर एक्सप्रेस्ड इन लेट्स से CD8 T cells. तो इसको मैं अगर लिस्ट एक बनाकर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जो कि ब्रॉड इंस्टीट्यूट के जो GSA का हमने डिस्कस किया है उसमें वो मेथड अवेलेबल है कि आप खुद का भी जीन सेट बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन आ जाती है कि जो भी आप लेट से आपका खुद का जीन सेट नहीं है, आप जीन सेट्स जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं उनमें एनरिचमेंट देख रहे हो, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप का जो जीन सेट आया है वो कैसे ओरिजिनेट किया. तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू टू इंटरप्रेट फाइनली योर these results from the GSA. So this is all about the GSA software. These are actually how I use in my publications. So just another thing, when you get this kind of list, you can simply use both positive enriched gene list and negatively enriched gene list too. तो हम यहाँ पर हमने अभी जो किया है उसकी भी हमें जो gene list है we can simply take it from our folder. So this is the KEGG. So this is our pathways. You can simply open positively correlated pathways. Further अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक साथ अगर मैं FDRQ वैल्यू की बात करूँ तो भी many of the pathways have got FDR corrected Q value of 0. इसका मतलब इतना stringent कट ऑफ होने के बाद भी बहुत सारी enrichment हमें मिलती है. तो यहाँ पर simply you can simply go with the top enriched, let's say top 5 or top 10 as I have discussed in earlier video. In case you have got only few genes, कई बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ एक या दो पाथवे मिले, तो आप डेफिनेटली उन्हीं को यूज़ करेंगे. You should not take those pathways जहाँ पर आपकी
p वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मगर फिर भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि p वैल्यू इज़ द सोल थिंग which can give you the which can give you better results. Sometimes it may happen you might get only one pathway which is actually clearing the cutoff of, let's say, FDR corrected p value of 0.01 or 0.05, but that doesn't actually make very clear sense, क्योंकि हो सकता है 0.51 पर कोई आपको मिल जाए और वो pathway भी important हो. So I think you'll be able to decide which pathway are to be further explored. So this is all for the GSEA. I hope after these videos, after these 4 videos, you will be able to perform GSEA on your own data, and you might also be able to interpret it for the future exploration. So thank you.